एक बार टेस्ट के रिव्यू करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और टेस्ट के शिवेंद्र से करते हैं स्टार्ट। शिवेंद्र से ही क्या हो गया। लॉगिन सिनेरियो देखिए। ठीक है, लॉगिन के लिखे हैं ऊपर, डिटेल ठीक भरी है। सिनेरियो, लेट मी वेरीफाई द सिनेरियो टू वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनलिटी ऑफ सोर्स डेमो पेज। टेस्ट केस आईडी ठीक है। प्रायोरिटी टू वेरीफाई लॉग यू करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट यूजर नेम। ठीक है, करेक्ट यूजर नेम, इनकरेक्ट, करेक्ट पासवर्ड, ये भी ठीक है। प्री कंडीशन, प्री कंडीशन वैलिड यूआरएल होना चाहिए वैसे तो, ठीक है कोई नहीं। करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। expected user should log in line on PLP page, user should ठीक है। ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट, ये इवन ये हम जब लिखते हैं तब हम जब एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और अगर आपने एग्जीक्यूट किए तो एक्चुअल रिजल्ट भी आएगा, वरना ये स्टेटस नहीं आएगा। ठीक है, जब आप एग्जीक्यूट करोगे इनको, अगर आपने ये फिल कर दिया इसका मतलब क्या है कि आपने टेस्ट केस को चला के देखा है। तो अगर चला के देखा है तो एक्चुअल रिजल्ट आएगा, फिर पास आएगा। हाँ, तो आपको यहाँ पे लिखना आएगी, बिल्कुल आएगी। यूजर इज एबल टू लॉग इन, अगर फेल हो जाएगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको मेंशन तो करना ही करना है। ठीक है, ये ठीक है। प्रोडक्ट पे आते हैं। प्रोडक्ट में आपने प्रोडक्ट पेज बिल्कुल सही लिखा है। टू वेरीफाई, ये आपने कॉपी कर लिया। लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ सॉल्व, ये गलत है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे लॉगिन फंक्शनैलिटी नहीं चेक करना है। ठीक है, ये गलत है। क्या आपने लॉगिन, हाँ तो ये बिल्कुल आएगा नहीं, इसको हटा देना। ठीक है, इसको रेड मार्क कर देता हूँ और लाइट करता हूँ। इसको आप रिमूव कर देना। प्रोडक्ट टू वेरीफाई द प्रोडक्ट पेज फंक्शनैलिटी ऑफ, ठीक है। प्रोडक्ट पेज फंक्शनैलिटी नहीं, अ, इसमें प्रोडक्ट पेज की फंक्शनैलिटी नहीं आएगा। सिनेरियो में आप क्या मेंशन कर रहे हो वो आएगा। लॉगिन फंक्शनैलिटी तो होती है, ठीक है। प्रोडक्ट पेज फंक्शनैलिटी नहीं होती है। तो टू वेरीफाई, आप क्या कर रहे हो, टू वेरीफाई प्रोडक्ट्स लिस्टिंग ऑन सॉस डेमो पेज। प्रोडक्ट पेज की फंक्शनैलिटी नहीं होती। फंक्शनैलिटी जो होगी उसके टेस्ट केस अलग से बनेंगे। बाकी ये सबके लिए है, सिर्फ शिवेन के लिए नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट पेज फंक्शनैलिटीज ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पे पार्टिकुलर सिनेरियो आएगा कि अगर मैं एक वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है, इसमें गया मैं, यहाँ पे तो लॉगिन फंक्शनैलिटी है एक्चुअली, ठीक है। इसीलिए प्रोडक्ट पेज की फंक्शनैलिटी कौन सी, या तो फिल्टर में चेक कर रहा हूँ, या मैं ये चेक कर रहा हूँ, या मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो सिनेरियो जो आप चेक करें वो यहाँ पे आएगा। टू वेरीफाई द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑन पीएलपी पेज, टू वेरीफाई ऑल द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑन, जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया। हाँ, उसके अलग अलग बनेंगे शिविर, उसके अलग अलग बनेंगे। मैंने बताया था ना, हर एक पेज के मल्टीपल सिनेरियोस होंगे, और हर सिनेरियोस के अलग अलग टेस्ट केस होंगे। इसके टेस्ट केस अलग बनेंगे, इसके टेस्ट केस अलग बनेंगे। ये एक पूरा सिनेरियो हो गया ना। इस सिनेरियो, अगर मेरे को सिर्फ इसकी फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है तो मुझे टेस्ट केस ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि इसके टेस्ट केस कहाँ है, इसके टेस्ट केस कहाँ है। आ रही बात समझ में। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने कल कुछ टेस्टिंग हुई और इसमें अगर कुछ चेंज कर दिया तो मुझे सिर्फ इसी को टेस्ट करना है, तो इसके टेस्ट केस मुझे अलग से ढूंढने नहीं पड़ेंगे। जो भी इसका सिनेरियो होगा मैं उसके सिनेरियो पे जाऊंगा और सिर्फ इसके टेस्ट केस चलाऊंगा। मुझे ऐसा नहीं कि उसके बीच में इसके टेस्ट केस भी मिल रहे हैं, मुझे ढूंढने पड़ रहे हैं। हो सकता है मुझे मिल जाए, लेकिन अगर किसी और को टेस्ट करना पड़ा तो उसको कैसे मिलेंगे।
क्लियर। तो हर सिनेरियो के हम अलग अलग टेस्ट केस लिखते हैं, मिक्स नहीं लिखते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा आपने मिस्टेक कर दी। प्रोडक्ट टू वेरीफाई द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, पेज टू वेरीफाई द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें ना वन वन प्रोडक्ट करके हम करेंगे। जैसे इसमें टेस्ट केस इस तरीके से लिखा जाएगा। सॉरी, ठीक है। इसमें इस तरीके से लिखा जाएगा कि टू वेरीफाई ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉस लैब बैक पेज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट पिक्चर, ऐड टू कार्ट बटन। ठीक है। तो हर एक प्रोडक्ट का होगा वही टेस्ट केस रेप्लिकेट हो जाएगा। और उनमें सिर्फ डेटा चेंज होगा कि इसके में डिस्क्रिप्शन ये आएगी, पेज का टाइटल ये आएगा, प्राइस ये आएगा, ऐड टू कार्ट बटन फंक्शनल होगा, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड होगा। ये एक टेस्ट केस बनेगा इसके डिस्क्रिप्शन, और वही टेस्ट केस कॉपी होंगे। हाँ इनके डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे। ये 10 के बनेंगे। हाँ उसमें हम उस इस तरीके से नहीं करते, उसमें बैक एंड सॉफ्टवेयर से हम खुद से डेटा डालते हैं। वो डेटा को मैच करते हैं कि वो डेटा हमने अगर इम्प्रूव किया है तो डेटा को मैच करते, डेटा अगर हमने पीछे से बैक एंड से सॉफ्टवेयर में डाला है। ठीक है। और उसमें करते हैं, और उसमें पूरी वेबसाइट पे नहीं करते। आपको मैंने बताया था ना कि जैसे रिकमेंडेशन वाला टैब अलग है, रिकमेंडेशन में वो सारे आ रहे हैं, वो तो टेस्ट करेंगे ही करेंगे हम। सारे टेस्ट करना आपका काम नहीं होता, उसमें आपका एक पोर्शन होगा। उसमें हर चीज की ना एक फंक्शनैलिटी होती है, और बैकएंड में बहुत हैवी होती है। तो उसके लिए अलग अलग टीम्स होती हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए अलग। ठीक है। जैसे ये है कस्टमर मोस्ट वैल्यूड प्रोडक्ट, इसके लिए पूरी एक टीम बैठी होगी जो इसको हैंडल कर रही होगी। क्लियर। इंस्पायर्ड बाय योर शॉपिंग ट्रेंड, ये एक अलग से टूल है, अलग से लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा है। ये पूरा बैकएंड की फंक्शनैलिटी ही अलग है इसकी। इसका डेटा उठ के ही अलग से आ रहा है। बेस्ट सेलर इन ब्यूटी, जो टैगलाइंस है ना रिकमेंडेशन सॉफ्टवेयर, इनके इसके ऊपर बड़े बड़े टीम। डिस्कवर मोर, इन यहाँ पे प्रोडक्ट जो आ रहे होंगे वो अलग तरीके से आ रहे हैं। और इन डिट टैब्स को बैकएंड का एक सॉफ्टवेयर होता है, वो वहां से आप अपलोड करोगे। वो जो आप अपलोड करोगे वो आपको चेक करना होता है कि हम पहले से वहां से अपलोड करके देखेंगे, यहाँ पे करेंगे। अलग अलग फंक्शनैलिटीज होती है। ये तो बहुत ही बड़ी साइट है, मतलब ये तो वर्ल्ड लेवल की साइट है। ठीक है। इसमें भी देखो पेज नंबर आ रहे होंगे, पेज 2 of 3, पेज 3 of 3, तो इतने तो आपको चेक करने ही पड़ेंगे। आगे समझ। आपका है कि आप किस पे हो, डिस्कवर मोर वाली फंक्शनैलिटी पे हो। आपका काम क्या है, इसी पेज को आपको चेक करना है। कितना बड़ा काम है। पूरी वेबसाइट थोड़ी मिलेगी आपको, ये टैब मिलेगा कि आप इस टैब को हैंडल करते हैं। ये तो इसलिए बड़ी टीम होती है इनके पास सॉफ्ट। हाँ जी। हाँ चेक तो वन बाय वन करना पड़ेगा ना सबको। टाइम तो लगता ही है ना, मैनुअल तभी तो ऑटोमेशन करते हैं। एक बार नहीं करना होता, करना भी मल्टीपल टाइम होता है। हाँ ठीक है, इसीलिए ऑटोमेशन आगे जाके हम उसको ऑटोमेट कर देते हैं। कि जब फंक्शनैलिटी बन रही होती है तो सारी चीजों को हम मैनुअली करते हैं। ठीक है, फिर उसको आगे जाके हम ऑटोमेट कर देते हैं। कि हम उसको मैनुअली भी देखेंगे कि सही आ रहा है, बाकी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट भी वहां चलेंगी जो हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट केस नहीं है, सही नहीं है, इनको एक ही में करना है। ठीक है। इसको आप चेंज करना। और नेहा के टेस्ट केस पिक कर। लॉगिन। ठीक है। यूजर इज अनेबल टू लॉग इन, गेट एरर मैसेज, यूजर isn't able to log in and यूजर does not land on PLP पेज। अब यहाँ पे आपको लिखना भी है एक्चुअल रिजल्ट में कि ही ऑल्सो गेट एरर मैसेज। नेहा। ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा है कि एरर मैसेज भी आना चाहिए। आपने यहाँ पे नहीं बताया कि एरर मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर एरर मैसेज नहीं आएगा तो ये फेल होगा, पास नहीं होगा। अभी आपके हिसाब से ये पास या फेल होना चाहिए, क्योंकि उसमें एरर मैसेज आपने लिखा ही नहीं आ रहा है।
Clear? आपने सिर्फ लॉगिन के बनाए, प्रोडक्ट के नहीं बनाए। आपकी वॉइस लो आ रही है, क्या कह रहे हो आप? हाँ, अलग नहीं। नेक्स्ट। ठीक है, ये ठीक है। ये फेल लिखा है यूजर। ये आपके हैं? हाँ। तो फेल क्यों हो गया? आपने लिखा यूजर शुड नॉट बी एबल टू लॉग इन, गेट एरर मैसेज, यूजर इजंट एबल टू लॉग इन पेज एंड लैंड्स ऑन सीएलपी पेज। पेज तो लॉग इन ही नहीं हुआ। हाँ, तो आपने लिखा है ना लॉग इन नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब इस बार वो पहुंचा ही नहीं तो हाँ, तो आपने तो लिखा है कि नहीं पहुंचना है। आइए ना, सुनिए। तो आप निगेटिव चीज चेक कर रहे थे ना कि नहीं होना चाहिए। गलत चाबी से ताला नहीं खुलना चाहिए। तो अगर गलत चाबी से ताला नहीं खुला तो ताला सही है। अरे बस सुनिए, ये पास होगा। क्योंकि जो आपने कहा, इसको देखो ना, एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, नहीं होना चाहिए, और वो नहीं हुआ। तो क्यों ये फेल हो गया? कंडीशन क्या है कि नहीं होना चाहिए था और वो नहीं हुआ। ठीक है। ये सारे पास होंगे आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट के हिसाब से। वेरीफाई द प्रोडक्ट डिटेल। ये ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखनी होगी। टेस्ट डेटा लिखोगे कि प्रोडक्ट का डेटा क्या आ रहा है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, सारी चीजें। So, उसका भी पूरा डिटेल आप मैच कहाँ से करोगे? बस लिखा हुआ आ रहा है कि ये प्रोडक्ट 500 रुपये या $29 का है, और 39 आ जाएगा तो कैसे पता लगेगा कि सही आ रहा है गलत आ रहा है? क्लियर? डिस्क्रिप्शन सही होना चाहिए। ये डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, टाइटल, पेज टाइटल, पेज डिस्क्रिप्शन, प्राइस, बटन, इमेज। इमेज एज पर द रिक्वायरमेंट, तो इमेज भी अटैच होती है, तो उसके साथ किसके साथ ये इमेज आएगी। तो एक्सेल में वो भी अटैच होगी। अभी नहीं करनी है। हाँ। अरे बस सुनो, टेस्ट केस बहुत ज्यादा बनते हैं, टेस्ट केस हर चीज टेस्ट होती है। ये मैनुअली यही करता पड़ता, दिस इज मैनुअल टेस्टिंग। क्लियर है? इसको कंप्लीट करना। थ्योरी पे आते हैं। थ्योरी पे हमने कहाँ तक कवर किया था? थोड़ा बहुत पता लग रहा होगा कि आपको कैसे करना है, उसको इम्प्रूव करिएगा। इवन मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड नॉइस आ ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग हमने डिस्कस किया था। ठीक है। टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए थे हमने, शिवेन और आप लोग लेट आए थे क्लास में। ये क्लियर है शिवेन आप लोग को? ठीक है। फिर हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं एस डी एल सी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू क्वेश्चन से बहुत आता है। व्हाट इज एस डी एल सी? ठीक है। एस डी एल सी। एस डी एल सी क्या होता है? एस डी एल सी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है। इसका मतलब होता है
कि हम हम क्या है, टेस्टर है। ऐसे टीम में क्या होते हैं, डेवलपर होते हैं, डेटाबेस इंजीनियर होते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं। ठीक है, तो डेवऑप्स पे देखते हैं, नेटवर्क इंजीनियर होते हैं, नेटवर्क संभाल रहे होते हैं। तो ये सब एक टीम का पार्ट होते हैं। और ये सब क्या कर रहे हैं, ये मिलके एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। एंड गोल इज टू मेक अ सॉफ्टवेयर। एक टीम होती है ना, जिसमें क्रिकेट की है जैसे, तो उसमें बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, विकेट कीपर भी है, ऑलराउंडर भी है। तो मोटिव क्या है उनका, इज टू विन द मैच, मैच को जीतना। फिर वैसे ही जो भी टीम मेंबर होंगे, उनका काम क्या है, सॉफ्टवेयर को अच्छा बना, सॉफ्टवेयर को अच्छा बनाने का काम सबका होता है। तो आपको सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर अभी किस स्टेज में है, मैं कहाँ पे हूँ, टीम की स्ट्रेटजी क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, जो उसके अलग अलग फेज होते हैं, SDLC। कि किसी भी सॉफ्टवेयर में जो फेजेस होते हैं, उसे बोलते हैं SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, की सॉफ्टवेयर किस किस फेज से होकर गुजरती है। ठीक है, सबसे फेज है रिक्वायरमेंट फेज। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि क्लाइंट जो भी कहता है, उसका हम SRS बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट और प्रोडक्ट ओनर बनाते हैं, किसको देते हैं, टेक्निकल लीड को दे देते हैं, वो काम कराए। फिर आता है डिजाइन फेज। डिजाइन फेज मीन्स कि अब जो रिक्वायरमेंट थी, उसके बेसिस पे हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमें अगर और रिसोर्स हायर करने हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर डिजाइन करने की कोशिश कि हमारी टाइमलाइंस क्या रहेंगी। क्लियर है, अगर हमें टीम को और स्ट्रांग बनाना है या टीम में रिक्वायरमेंट करनी है, तो किसी और पर्सन को हायर करना होगा। हम सॉफ्टवेयर को बनाएंगे तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके यूज करेंगे, तो जो सारी प्लानिंग डिजाइनिंग फेज में आती है। हम एक पूरा लेआउट फिक्स कर रहे हैं, कब कितना बना, ऐसे बिल्डिंग बनानी है, कोई 2 साल का प्रोजेक्ट है, तो हर महीने मैं क्या क्या स्टेजेस पे कवर करूंगा, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितना बजट लगेगा, वो सारी प्लानिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, उसके बाद काम दे दिया जाता है डेवलपमेंट फेज। यहाँ पे इसको ब्रेक करके छोटे छोटे यूजर स्टोरी बना के डेवलपमेंट टीम को दिया जाता है कि आप इनको बनाना स्टार्ट करो। जैसे इनको काम दिया जाता है, वैसे इनको काम दिया जाता है कि ये डेवलपमेंट आ रहा है, इसके टेस्ट केस लिखो पैरेलली, एक साथ। ये चीज क्लियर है। ठीक है, टेस्टिंग टीम क्या करती है, टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करती है। जिस दिन डेवलपमेंट खत्म हो जाता है, वो अपनी बिल्ड, अपना प्रोजेक्ट बना के टेस्टिंग टीम को देते हैं। टेस्टिंग टीम उस फेज को टेस्ट करती है, जब तक ये अपने दूसरे डेवलपमेंट में काम करना स्टार्ट करते हैं। जो भी मॉड्यूल होता है उसको ब्रेक करते हैं, यूजर स्टोरीज बनाते हैं। आगे आगे एक्सप्लेन करूंगा यूजर स्टोरी क्या होता है, मतलब छोटा काम, एक बड़े काम को छोटे ब्रेक करके छोटे काम में कन्वर्ट कर दिया, उसको फिनिश किया। एक प्रोजेक्ट 2 साल का है, तो उसको क्वार्टरली ब्रेक किया जाता है, फिर उसको वीकली ब्रेक किया जाता है। तो एक वीक का काम करके उन्होंने दे दिया। अब तक टेस्टिंग टीम ने अपने टेस्ट केस लिखे, सब चीजें रेडी कर ली, डेटा रेडी कर लिया, इन्वायरमेंट रेडी कर लिया, लैपटॉप्स चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, कुछ और जो भी सब कुछ है वो सारा अपने रेडी रख के बैठे। जिस दिन डेवलपमेंट बिल्ड आएगी, दे विल कीप ऑन टेस्टिंग। वो 3 4 दिन लेंगे, सब कुछ टेस्ट करेंगे, जब तक ये दूसरे फेज का काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो जो टेस्ट केस फेल होंगे, ये दोबारा डेवलपमेंट टीम को दे देंगे, डेवलपमेंट टीम दोबारा काम करेगी, दोबारा टेस्ट होगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सारे टेस्ट केस पास नहीं हो जाते। क्लियर? हाँ, तो वो दोबारा काम करेगा इस पे। ठीक है, एक काम करके फिनिश करेंगे, तभी हम दूसरे को पास करें। क्लियर है? जब पास हो जाता है, इसके बाद आती है डिप्लॉयमेंट, कि हमें उस सर्वर पे अपलोड करना है, क्लाइंट से अल्फा बीटा टेस्टिंग अप्रूव करानी है। ठीक है, और फिर डिप्लॉयमेंट मतलब जब वो लाइव हो गया सॉफ्टवेयर, फिर वो फॉर एवर के लिए मेंटेनेंस, जैसी कोई एक टीम उसमें बैठी है, कभी भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो उसको सपोर्ट टीम की तरह उस पर हेल्प करती है। तो छोटे मोटे डिफेक्ट आ गए या क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट है, कोई डेमो देना है, एक टीम यहाँ पे बैठी रहती है जो ये काम करती है, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस फेज। तो मेंटेनेंस फेज में सॉफ्टवेयर हमेशा फॉर एवर के लिए रहता है।
एक टीम हमेशा उस पर बैठी रहती है, पूरी टीम दूसरे प्रोजेक्ट पे पहुंच जाती है, कुछ लोग बारी बारी से इस प्रोजेक्ट पे डील कर रहे होते हैं। दिस इज द डिफरेंट फेज। और हम इस फेज में कहाँ पे हैं? टेस्टिंग फेज में। ये क्लियर हो गया सबको? यस और नो? एसआरएस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि टेक्निकल टीम क्या क्या काम करेगी, क्लाइंट ने क्या क्या चीजें दी, यूजर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है? तो हमारा रोल कहाँ आता है? हमारा रोल यहाँ आता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर अभी किस फेज में हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। फिर आता है STLC। STLC मतलब टेस्टिंग फेज में भी हमें क्या क्या काम करना होता है। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, रिक्वायरमेंट फेज, डिजाइनिंग फेज, इसको थ्योरी में लिखा है रिवीजन करने के लिए। नेक्स्ट फेज आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। कि अगर हमारे पास जब काम आता है कि इसको टेस्ट करो, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हमारा क्या पैटर्न होता है, हमारी क्या लाइफ साइकिल होती है। ठीक है। तो हमारी लाइफ साइकिल होती है वो ये होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी, ये काम को टेस्ट करना है, तो हम उसको एनालिसिस करेंगे। अच्छा ये काम है, कितनी देर लगेगी, टाइम बताएंगे कि हमें इतनी देर लगेगी। ठीक है। फिर टेस्ट प्लान क्रिएशन। टेस्ट प्लान मतलब हम टेस्ट सिनेरियोस, टेस्ट केस, सब कुछ ढूंढेंगे, उसको डॉक्यूमेंट में प्रॉपर लिखेंगे, क्रिएट करेंगे अपना प्लान। ये हमारा प्लान है। जिस दिन बिल्ड आएगी उस दिन हम ये सारी चीजें टेस्ट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, इन्वायरमेंट सेटअप। इन्वायरमेंट सेटअप मतलब कि मेरे पास, मुझे लैपटॉप चाहिए, कोई ब्राउजर स्पेसिफिक चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई डेटा चाहिए। ठीक है। क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चाहिए, पासवर्ड चाहिए, कोई कस्टमर का डमी लॉगिन चाहिए। क्लियर? वो सब कुछ रेडी कर रहा है, इसको एनवायरमेंट सेटअप। टेस्ट किस एग्जीक्यूशन, जब बिल्ड आएगी, मैं सारे जो टेस्ट मैंने प्लान किए हैं उनको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, उसको चला चला के देखूंगा अलग अलग ब्राउजर्स में। क्लियर? फिर जो भी डिफेक्ट आएंगे उसको मैं लॉक करूंगा, उसको रिपोर्ट करूंगा, डेवलपर को बताऊंगा। इसके लिए भी हम एक फॉर्मेट भी देखेंगे जिसमें हम लॉक करेंगे। फिर है, हम दोबारा डिफेक्ट जब उसको देंगे, तो दोबारा हमें सही करके देगा, हम दोबारा चेक करेंगे, रीटेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड रीटेस्टिंग। डिफेक्ट लॉक के बाद, डिफेक्ट लॉक किया, 2 3 बार उसने सही करके दे दिया, मुझे दोबारा भी चेक करना, दैट इज कॉल्ड रीटेस्टिंग। वो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग पड़ेंगे कि रीटेस्टिंग करना है, दोबारा से चेक करना। उसके बाद टेस्ट साइकिल क्लोजर, जब सारे डिफेक्ट सही हो गए, मैं अपना सारा प्लान, सारा डेटा, टेस्ट केस का रिजल्ट, कितने पास हुए थे कितने फेल हुए, सबको सबमिट करूंगा अपने सीनियर को, कि भाई इस टाइम इतने टेस्ट केस थे, इतने फेल हुए थे, दोबारा सही हुआ ये क्या, पूरी हिस्ट्री सबमिट हो जाएगी। सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे कोड सबमिट हो जाता है ना, आपके भी टेस्ट के सारे सबमिट हो जाते हैं कि आपने टेस्टिंग की थी, सारी चीजें देखी थी, फिर पता लगा डिफेक्ट आ गया, कुछ और वजह से आया, आप बताओगे कि ये तो मैंने टेस्ट किया था, उस टाइम तो नहीं था। आगे बात समझ, ये टेस्ट केस है, इस टाइम पास हुआ था, ये टेस्ट केस रहा, ये रिजल्ट रहा इसका। ठीक है। उसके बाद जो चेंजेस आए उसकी वजह से फेल हुआ है, ना कि पहले की वजह से। क्योंकि जब भी डिफेक्ट आएंगे तो फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? टेस्टर की, डेवलपर की नहीं होगी। तो आपने टेस्ट क्यों नहीं सही से किया? तो आप बताओगे कि जब मैंने टेस्ट किया था तब सही चल रहा था। तो अब वो स्क्रीनशॉट, वो सारा डेटा लेके रखते सबमिट करते। ये प्रूफ ऑफ वर्क होता है। ये चीज क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड STLC, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल फेज। जो किसको करना होता है? टेस्टर को करना होता है। यही वर्क रूल है आपका। एनालाइज करना रिक्वायरमेंट को, टेस्ट प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, टेस्ट केस चलाना, डिफेक्ट लॉक करना, डेटा सबमिट करना। ठीक है, इसी को समझा है। आ रहा है? सारे फेज समझ में आ रहे हैं? इसमें डाउट है किसी को? मतलब ऑनलाइन है? क्लियर है? शिवेन, नेहा, नरेंद्र? ठीक है। इजी है, थ्योरी है। ठीक है। फिर इसके कुछ मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है।
मॉड्यूल्स मतलब कुछ मॉडल्स बने हुए हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर का प्रोसेस का काम करने का तरीका है ये कैसा है। ठीक है, इसके एस डी एल सी, इसके कुछ मॉडल्स आए। ठीक है, एक मॉडल फॉर, पहला मॉडल था जिसको कहते हैं वाटरफॉल। ये थोड़ा हिस्टोरिकल मॉडल है, थोड़ा सा डी में जा रहे हैं कि काम को कैसे करना है। उसने कहा पहले, इस मॉडल का कहना था कि पहले आप रिक्वायरमेंट को फ्रीज कर लो, फिर फिजिबिलिटी स्टडी करो, कितना काम क्या करना है, डिजाइन करो, कोड करो, टेस्ट करो, इंस्टॉल करो, मेंटेन करो। सॉफ्टवेयर ऐसे चलना चाहिए। ठीक है, बट ये वाटरफॉल है। वाटरफॉल मतलब हम एक स्टेज से बाहर आ गए तो हम दोबारा उसी स्टेज पे नहीं जा सकते। अगर मैंने पूरी कोडिंग खत्म कर ली तो फिर टेस्टिंग करेंगे। बट ये मॉडल जो था इनिशियल एज पे चलता था। अब सॉफ्टवेयर ऐसे आ रहे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है। अभी जो नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, पता नहीं होता सॉफ्टवेयर कैसे बनाने, कस्टमर को कैसे पसंद आएंगे। तो थोड़ा पार्ट रिलीज करते हैं, कस्टमर को पसंद आता है, उसी पे इनहेंस करते रहते हैं। क्लियर हो? लेकिन अब इस मॉडल में प्रॉब्लम क्या थी कि ये रिक्वायरमेंट शुड बी क्लियर, रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए थी। तो एक छोटे प्रोजेक्ट में तो काम करता है, लेकिन जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट, व्हाट्सएप है, 10 साल पहले, 5 साल पहले जब रिलीज हुआ था बहुत अलग था, फीचर आते गए। तो रिक्वायरमेंट को फ्रीज करना स्टार्टिंग में पॉसिबल ही नहीं होता। तो अगर मैं उसी हिसाब से करूंगा तो वो कभी रिलीज ही नहीं कर पाऊंगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर का जो मॉडल है, रिक्वायरमेंट शुड बी क्लियर, दिस मॉडल हैज नो पैरेलल डिलीवरी विच मींस टू टीम कैन नॉट वर्क टुगेदर। इसमें क्या होता था कि जो कोडिंग वाली टीम है वही कोडिंग करके वही टेस्टिंग करती थी। कोडिंग का काम खत्म हो गया, फिर टेस्टिंग का काम करने लगे। क्लियर है? तो ये वाटरफॉल मॉडल ज्यादा चला नहीं। छोटे प्रोजेक्ट के लिए अच्छा था, 5 लोगों की टीम है, छोटा प्रोजेक्ट है, कोई ड्यूकैट की वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन बड़े प्रोडक्ट के लिए सुटेबल नहीं था। ठीक है, कस्टमर का फीडबैक टाइम पे नहीं आता था। फिर इनहेंसमेंट हुई, स्पाइरल मॉडल आया। स्पाइरल स्पाइरल मॉडल कहता है कि आप एक मॉड्यूल को पकड़ो, उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस करो, उसका डिजाइन करो, उसकी कोडिंग करो, टेस्टिंग करो और कस्टमर से फीडबैक लो। एक एक मॉडल करके काम करो। ठीक है, लेकिन स्पाइरल मॉडल में भी क्या होता था कि ये भी छोटे प्रोजेक्ट के लिए था। इसमें भी जो टेस्टिंग टीम थी वो डेवलपर की ही टीम थी, वही लोग पहले बनाते थे फिर वही टेस्ट करते थे। ठीक है, ये मॉडल भी आगे तक के फेल हुआ। क्लियर है? पहला डिलीवरी नहीं थी कि एक बार काम करे आप भेज रहे हो। फिर आया प्रोटोटाइप मॉडल कि हम क्या करेंगे, अपने पूरे एप्लीकेशन का एक छोटा प्रोटोटाइप बनाएंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, उसका छोटा प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर प्रोटोटाइप को टेस्ट करेंगे, फिर कस्टमर से रिव्यू लेंगे, फिर आगे काम करेंगे। लेकिन जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं उनमें भी ये फेल हुआ, उसका प्रोटोटाइप बनाना स्टार्टिंग में डिफिकल्ट हो रहा था। प्रोटोटाइप ही फेल हो रहे थे बार बार, और वही पास नहीं हो रहे थे, तो आगे कहानी नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अभी अजाइल मॉडल में आ गए, इंडस्ट्री अजाइल मॉडल पे काम करती है। तो जो शॉर्ट कमिंग्स थी बाकी मॉडल में वो अजाइल ने पूरी की, तो हम अजाइल को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। ठीक है, फिर आया वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। फिर एक मॉडल आया जो कहता था कि हम हर स्टेज को वैलिडेट करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि आपने अगर रिक्वायरमेंट लिखी, रिक्वायरमेंट लिखने के बाद वो कस्टमर को जाएंगी, कस्टमर उसको वेरीफाई करेगा कि सही है नहीं है। फिर उससे आपने एसआरएस बनाया, कस्टमर को जाएगा कि आपने एसआरएस लिखा है नहीं लिखा। आपने हाई लेवल डिजाइन बना दिए, सिनेरियो ढूंढे, कस्टमर को जाएंगे कि आपने सिनेरियो सही लिए नहीं लिए। लो लेवल डिजाइन, टेस्ट केस बनाया आपने, सब वेरीफाई होगा। जो प्रोसेस जो हम काम कर रहे हैं उसको चेक करना, दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। और जो प्रोडक्ट को हम टेस्ट करते हैं उसको कहते हैं वैलिडेशन। तो प्रोडक्ट को तो टेस्ट कर ही रहे थे, साथ में जो हम काम करते जा रहे थे उसको भी वेरीफाई करा रहे थे। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। आज हमें टेस्ट केस भेजे, 4 दिन बाद अप्रूव होकर आ रहा है, तब तक काम रुका हुआ है। ठीक है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल इसको भी फेल हुआ। एक्सपेंसिव था, इनिशियल स्टेटमेंट हाई थी, सारा डिटेल लिखी। ठीक है, नेक्स्ट एजाइल मॉडल। एजाइल मतलब कि इसमें चेंजेस अलाउड हो, फ्लेक्सिबल मॉडल।
ठीक है, अब इस मॉडल में क्या था कि हम, ये आज इंडस्ट्री में चलता है, सारे एजाइल पे ही काम करते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स पुराने मॉडल्स में आ रही थी, इसमें सॉल्व करने की कोशिश की गई। ठीक है, इस मॉडल में क्या हुआ कि हम अपने प्रोजेक्ट को, 2 साल का प्रोजेक्ट है, उसको डिवाइड कर देंगे मॉड्यूल्स में। ठीक है, सपोज मैंने Q1 3 मंथ्स का मॉड्यूल बना लिया, 3 मंथ्स मतलब चार, 4 मॉड्यूल बन गए एक ईयर के। ठीक है, ठीक, 2 साल के हैं तो 12 मॉड्यूल्स, हम एक एक मॉड्यूल पे काम करेंगे। तो एक एक मॉड्यूल हमने ले लिया, सपोज एक मॉड्यूल ले लिया, दिस इज कॉल्ड आइट्रेशन, कि हम एक आइट्रेशन करेंगे, प्लानिंग करेंगे उसकी, सिर्फ उतने ही मॉडल को उठाएंगे। बहुत मुझे व्हाट्सएप बनाना है, तो पहले सिर्फ मैं चैट का, मैं टेक्स्ट मैसेज का फीचर बना के अब बेचूंगा, उसमें स्टेटस लगाना बाद में, वीडियो करना बाद में, ऑर्डर कर, वो सब हम धीरे धीरे बनाते रहे। पहला काम क्या है, सॉफ्टवेयर को इंडस्ट्री में रिलीज करना है। ठीक है, उसमें पहले चैट फैसिलिटी देनी है। यूपीआई बनाना है तो पहले पेमेंट वाला ऑप्शन बनाएंगे, फिर उसमें अलग अलग ऑप्शन हम देंगे। ठीक है, तो हम पहले आइट्रेशन में कितना काम कर रहे हैं, ठीक है? पहले आइट्रेशन में हम प्लानिंग कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। एक काम खत्म होगा 2-3 महीने का, फिर आप दूसरी आइट्रेशन पे जाएंगे, फिर काम खत्म होगा, दूसरी आइट्रेशन पे जाएंगे। वैसे क्या होता है, सारी टीम एंगेज रहती है, सब टीम के पास सब काम रहता है, और बहुत फास्ट काम होता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम आई, तुरंत हम दूसरे रिलीज में सही करके भेजेंगे। ये 3 महीने का काम है, इसको भी 2 वीक्स में डिवाइड किया, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंट। आगे जब एजाइल मॉडल को डेप्थ में पढ़ेंगे तो वहां पे बोलेंगे हम स्प्रिंट। ठीक है, कि इस मॉडल को कैसे चलाया जाता है, इंडस्ट्री में कैसे चलाया जाता है, इसका पूरा एक स्लाइड है, उसमें पढ़ेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं कि कैसे काम किया जाता है। क्योंकि एजाइल मॉडल हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, एक अलग से इसकी पीपीटी है। ठीक है, अभी सिर्फ ये समझना है कि देर आर द डिफरेंट मॉडल्स, जिसके थ्रू एक प्रोसेस बनाया गया है थ्योरी में कि कैसे काम होगा। ठीक है, कोई भी टीम अगर सॉफ्टवेयर बना रही है तो उसको पहले पता होना चाहिए कि यार क्या प्रोसेस होता है, कैसे सॉफ्टवेयर बनता है। तो ये वो थ्योरेटिकल है, कैसे प्रोसेस बनता है, कैसे टीम डिवाइड होगी, कहीं तो लिखा हूं। मैंने तो सब अलग अलग तरीके से काम करेंगे तो कैसे चलेगा। इज दिस क्लियर? कितना समझ में आया, कहाँ तक क्लियर है? हाँ, इसमें प्रोसेस है, इंटरव्यू में पूछ रहा है, बट इस एसडीएलसी, बट एसडीएलसी मॉडल, बट इस अजाइल मॉडल। ठीक है, ये काम, ये वो चीजें हैं जो लाइव होती है, मतलब जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो अजाइल में काम करते हैं। तो स्प्रिंट क्या होती है, यूजर स्टोरी क्या होती है, आइट्रेशन क्या होता है, रिलीज क्या होती है, ये सब वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। वरना आप वहां पे जाओगे तो कहेंगे कि रिलीज तीसरी चल रही है, तो आपको पता ही नहीं होगा तीसरी रिलीज का मतलब क्या है। आ रही समझ में? तो कहेंगे ये आपकी यूजर स्टोरी है, तो आपको पता नहीं चलेगा अच्छा यूजर स्टोरी का मतलब क्या होता है। ये नहीं, पुराने तो नहीं हो रहे अब, एजाइल यूज हो रहा है, 90% एजाइल हो रहा है। छोटी कंपनी है उनका तो नहीं पता, लेकिन बड़ी जो प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी है, दे आर ऑल आर यूजिंग एजाइल मॉडल। आज का नहीं, काफी टाइम से यूज हो रहा है। वाटरफॉल तो 1970 का मॉडल है। ठीक है, इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे, आगे जब थोड़ा सा हम टेस्टिंग पढ़ लेंगे तो उसमें और डेप्थ में आएंगे। ये क्लियर हो गया, मॉडल्स का मतलब समझ में आ गया कि एक बेस स्ट्रक्चर बना है कि टेस्टिंग की टीम जो वर्क करेगी, उसमें किस किस का रोल क्या है, कैसे कैसे काम करना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, वो प्लानिंग किससे, हमारा रोल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ टेस्टिंग, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। ठीक है, 100% ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैनुअल टेस्टिंग करनी पड़ती है। मैनुअल टेस्टिंग स्टेबल बनाने के लिए करते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स ऑलरेडी कर चुके हैं। हाउ टू परफॉर्म मैनुअल टेस्टिंग? फर्स्ट, टेस्टर ऑब्जर्व ऑल द डॉक्यूमेंट related टू द सॉफ्टवेयर। टेस्टर एनालाइज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट टू क्लियर और रिक्वायरमेंट। ठीक है, टेस्ट केस एग्जीक्यूट, वही छह प्रोसेस जो मैंने आपको बताए थे, वो आपके की रोल होते हैं। जो एस टी एल सी का मैंने पार्ट बताया था, वही आपके क्या होते हैं, की रोल्स होते हैं, वही काम आपको करना है।
टेक्निकली क्या करना है, टेक्निकली तो टेस्ट केस बनाने हैं, बाकी सिर्फ आपको प्रोसेस समझना है कि उस टेस्ट केस को बना तो लिया, किस में कहाँ पे कौन से टेस्ट केस चलाने हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में, कब टाइम कितने टेस्ट केस चलाने हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, वो सब सीखनी होती है। ठीक है। एडवांटेजेस, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। डायनेमिक चेंजिंग यूआई है, ऐसा यूआई है जो बार बार चेंज हो रहा है, तो वहां पे मैनुअली टेस्ट केस करने पड़ते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, इजी टू लर्न फॉर न्यू टेस्टर, न्यू टेस्टर के लिए आसान है इसको सीखना, इसको मैनुअल टेस्टिंग को सीखना। डायनेमिक चेंजिंग यूआई मतलब एक ऐसा यूआई जहाँ पे चीजें बदल रही है, जैसे इमेज है या कोई वीडियो है, बार बार नई नई वीडियो आ रही है एड्स का है जैसे, तो उसको आप ऑटोमेशन नहीं कर सकते। ऑटोमेशन तो आप फिक्स चीज को कर सकते हो कि बार बार रिपीट सेम चीज हो रही है, तभी तो आप लिख सकते हो कोड में कि इसको टेस्ट करो, तो वहां पे चीजें चेंज नहीं हो रही, तो आप उसको ऑटोमेट नहीं कर पाओगे। जैसे कैप्चा है, कैप्चा को आप ऑटोमेट नहीं कर सकते, आपको मैनुअली करना पड़ता है, कि हर बार नई चीज आएगी ना। डिसएडवांटेज, लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मैनुअल टेस्टिंग में बहुत लोगों की जरूरत होती है। जब भी आप कह रहे थे कि सर ये मैनुअली करना पड़ता है सारी चीजों को, हाँ करना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग है। टेस्ट केस डेवलप जो करते हैं टेस्टर बेस्ड ऑन देयर स्किल एंड एक्सपीरियंस, इसका मतलब है, इसको ध्यान से समझना, जितने ज्यादा टेस्ट केस आप लिखोगे उतने ही ज्यादा अच्छे टेस्ट केस लिखोगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इन राइटिंग टेस्ट केस बढ़ता जाएगा। शुरू में से कोई ड्राइविंग है, जैसे मुझे अगर ड्राइविंग सीखनी है, तो 3 4 दिन मैं ड्राइविंग स्कूल से सीख ली, उसके बाद जरूरी नहीं है मैं कितना भी अच्छा समझ गया हूँ अच्छी से चला लूंगा, नहीं, तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। 6 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल जितना चलाता जाऊंगा मैं, उतनी बेहतर मैं टेस्ट केस लिखता जाऊंगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज है तो आप उसको बेटर करते जाते हो, यहाँ पे देर इज नो एविडेंस दैट दे हैव कवर्ड ऑल दिस, कोई ऐसा टूल नहीं है, ट्रिक नहीं है जिससे ये पता लग जाए कि मैंने सारे टेस्ट केस लिख दिए, सारे का कोई नंबर नहीं है यहाँ पे। सेम टेस्टर 10 टेस्ट केस लिखेगा, कोई और टेस्टर 9 टेस्ट केस में कवर कर लेगा, तो कोई यहाँ पे फंडामेंटल नहीं है कि इसके 9 ही होने चाहिए, इसके 10 ही होने चाहिए, इसके 12 ही होने चाहिए। आप उसको 8 में भी कवर कर सकते हो, आप उसको 10 में भी कवर कर सकते हो। आपको दौड़ के जाना है कहीं तक, पास जाओगे, या थोड़ा स्किल सेट अच्छा है, स्टेमिना अच्छा, जल्दी पहुंच जाओगे, तो ये उस तरीके से। ठीक है। टेस्ट केस कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, टेस्ट केस दोबारा यूज नहीं किए जा सकते, मतलब क्योंकि जो प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो वो टेस्ट केस काम नहीं आते। नीड टू डेवलप ईच सॉफ्टवेयर, सेपरेट टेस्ट केस फॉर ईच न्यू सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, बट डिसएडवांटेज ऑफ मैनुअल टेस्टिंग, आपको बताना है। ठीक है। इट डज नॉट प्रोवाइड टेस्टिंग इन ऑल, ऑल कैटेगरी की टेस्टिंग हम नहीं कर सकते मैनुअल टेस्टिंग, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। डेटा ड्रिवन मतलब, जैसे मैंने कैलकुलेटर का एग्जांपल दिया था कि मैं सारे नंबर को टेस्ट करके नहीं देख बता सकता ना, मतलब फंक्शन तो सेम है, टोटल नंबर। यहाँ पे अगर लॉगिन चेक करना है, अभी तो मैं एक यूजर के साथ कर रहा हूँ, मेरे को 5,000 यूजर का लॉगिन चेक करना है, तो मैं नहीं कर सकता मैनुअली, लेकिन ऑटोमेशन से एक स्क्रिप्ट लिखूंगा, 10 मिनट में सारे चेक करके दे देगी। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, दो या दो से ज्यादा टीमें आपस में काम कर रही होती हैं, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये तो चलना चाहिए था ये नहीं चल रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी, ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। देर सब मिसलीडिंग, ये डिसएडवांटेज है किसके, मैनुअल टेस्टिंग के। ऑटोमेशन टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग वो चार चीजों को प्रॉब्लम सॉल्व करती है जो मैनुअल टेस्टिंग से प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अब इसमें आपको सॉफ्टवेयर के टूल्स चाहिए होते हैं, आपको ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिखनी होती हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर चाहिए जिन पे आप कोड लिखोगे, सॉफ्टवेयर चाहिए जिन पे आप कोड चलाओगे, ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है एज कम्पेयर टू अदर टेस्टिंग, एज कम्पेयर टू मैनुअल टेस्टिंग। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, व्हाई डू वी परफॉर्म
टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड टेस्ट एप्लीकेशन बिकॉज ऑफर ए बेटर एप्लीकेशन विद लेस एफर्ट एंड टाइम, टाइम कम लगता है। ठीक है। अब जो एडवांटेज है वो है रीयूजेबिलिटी। टेस्ट केस आपने लिख लिए, 10 बार चलाओ, 20 बार चलाओ, 25 बार चलाओ। कंसिस्टेंसी, कभी ह्यूमन एरर नहीं करता है। ह्यूमन एरर मतलब कि अगर मेरे को टेस्ट केस रोज टेस्ट करने हैं तो मैं किसी बंदे को बैठा दूंगा, वो कभी जबरदस्ती गलती भी कर देगा, बोर्ड होके भी गलती कर देगा। ठीक है, मशीन नहीं करती। 24/7 कभी भी चलाओ। अर्ली बग डिटेक्शन, फटाफट बग्स मिल जाते हैं। लेस ह्यूमन रिसोर्स, दीज आर द एडवांटेजेस। एडवांटेज के क्या है? रीयूजेबल, मैंने टेस्ट केस लिख दिया, स्क्रिप्ट लिख दी, 10 बार चलाऊं, 20 बार चलाऊं, 50 बार चलाऊं, चलाते रहते। कंसिस्टेंसी, अगर मुझे किसी वेबसाइट पे बैंकिंग एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, लगातार मुझे टेस्ट करनी है, तो मैंने 1000 टेस्ट केस लिख दिए, रोज उनको चला रहा हूँ, वो चल रहे हैं। ठीक है, रोज 1000 टेस्ट केस चल रहे हैं। और कभी अगर मैनुअल भी कर सकता हूँ, मैनुअल में दिक्कत हो सकती है कि कभी किसी बंदे ने जल्दीबाजी में पास कर दिए, गलती नहीं पकड़ी, कंसिस्टेंसी कम रहती है वहां पे। मशीनें गलती नहीं करेगी। ठीक है। 24/7 कभी भी चला सकता हूँ। ट्रिगर, टाइमिंग से ट्रिगर हो जाते हैं, कभी हमने टाइम डाल दिया कि रात को 10 बजे से ट्रिगर हो जाए, सुबह 4 बजे तक सारे टेस्ट केस पास हो जाए, क्योंकि उस टाइम ट्रैफिक कम रहता है। तो कभी भी चला सकते हैं, दिस इज 24/7। अर्ली बग डिटेक्शन, जल्दी बग मिल जाता है क्योंकि सारे टेस्ट केस फटाफट चल जाते हैं। लेस ह्यूमन रिसोर्स, कम लोगों की जरूरत पड़ती है। लिखने में चाहिए होते हैं लोग, चलाने के लिए तो मशीन अपने आप चलाती सर ये ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है, ये खुद के सर्वर पे होती है या फिर लाइव सर्वर पे है? है। लाइव सर्वर है, कहीं भी करना चाहो तो एप्लीकेशन जहाँ पर डिप्लॉयड है, लाइव सर्वर ही होते हैं ना, अपने सर्वर भी तो लाइव सर्वर ही है। सर्वर सर्वर होती है सर? इंटरनल सर्वर्स पे भी नहीं होती लाइव सर्वर, डेटा लाइव सर्वर पे आता है, उसको कॉपी करके रखते हैं, प्री प्रोडक्शन सर्वर बोलते हैं, वहाँ पे चलते हैं। इसीलिए मतलब वो टाइम ज्यादा लेता होगा। हाँ, टाइम। प्री प्रोडक्शन सर्वर का मतलब होता है कि जो सर्वर का डेटा आ रहा है ना, उस डेटा को कॉपी करके हम एक नीचे प्री प्रोडक्शन सर्वर पे रखते हैं, ताकि वो लाइव डेटा भी रहे लेकिन लाइव वेबसाइट पे इम्पैक्ट ना पड़े। अरे बस सुन, प्री प्रोडक्शन सर्वर पे जो भी डेटा क्रिएट हो रहा है उसको कहाँ ला रहे हैं? प्रोडक्शन सर्वर मतलब लाइव। अब लाइव पे जाके टेस्टिंग करेंगे तो वेबसाइट पे फालतू का ट्रैफिक जाएगा, स्लो होगी, और कुछ डेटा क्रिएट करना हो तो वहाँ फालतू का डेटा क्रिएट होगा। लेकिन अगर हमें टेस्ट रियल डेटा पे करना है तो आप प्रोडक्शन सर्वर का डेटा कॉपी करके प्री प्रोडक्शन सर्वर पे लाते हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस करने होंगे तो प्री प्रोडक्शन सर्वर पे करते हैं, ये चेंजेस प्रोडक्शन सर्वर के हिसाब से हमें मिले। ठीक है। ठीक है। अब इसमें ऑटोमेशन में डिसएडवांटेज क्या है? ऑटोमेशन टेस्टिंग रिक्वायर्स हाई लेवल स्किल टेस्टर। ऑटोमेशन के लिए स्किल सेट हाई होना चाहिए, कोडिंग स्किल्स हाई होनी चाहिए। टेस्टिंग टूल्स जो हम यूज करते हैं, लाइब्रेरीज यूज करते हैं, ठीक है, उनकी जरूरत पड़ती है। टेस्ट केस कोई फेल हो जाता है तो उसको एनालाइज करना पड़ता है, क्यों फेल हुआ, कब फेल हुआ, किस टाइम फेल हुआ, क्या रीजन था। मैनुअल में तो जब हम कर रहे हैं तभी हमें पता लग जाता है कि ये फेल हो गया, ऑटोमेशन में हमें डिबग करना पड़ता है। ठीक है। मेंटेनेंस करना थोड़ा महंगा पड़ता है ऑटोमेशन में, लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं इंडस्ट्री के। ठीक है। डीबगिंग इज मैंडेटरी, इट इज लेस इफेक्टिव, एरर दैट हैज बीन सॉल्व्ड इट कैन लीड टू फैटल। ठीक है। डीबगिंग इज मैंडेटरी मतलब, डीबगिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर, की कहाँ पे गलती हुई उसको ढूंढना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है कि कहाँ पे गलती हुई। हमें पूरा सा रीवर्क करना पड़ता है, मतलब पूरा टेस्ट केस दोबारा से चला के, 10 फेल हो गए तो 10 के अलग अलग रीजन है, दोबारा से जाके चेक करना पड़ता है। वहां पे गलती हो गई तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे? सोल्यूशन करते हैं हम, डीबग करते हैं, ढूंढते हैं, ढूंढना ही काम है। फेल हुआ, क्यों हुआ, कहाँ पे हुआ, किस डेटा पे हुआ, किस टाइम पे हुआ, कौन से टेस्ट केस चल रहा था, उससे किस डेटा को यूज किया, कौन से ब्राउजर पे चल रहा था, सब कुछ ढूंढना पड़ता है। फिर वो डेवलपर को बताना पड़ता है, डिफेक्ट लॉक करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम आई उसको ठीक है। दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये क्लियर हुआ?
इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस इसके इंटरव्यू में आते हैं। व्हाट इज मैनुअल टेस्टिंग, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैनुअल टेस्टिंग, डिसएडवांटेज ऑफ मैनुअल टेस्टिंग, व्हाई मैनुअल टेस्टिंग इज प्रीफर्ड ओवर ऑटोमेशन, ऑटोमेशन कब करते हैं, ये। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक बॉक्स टेक्निक। अब इसको ध्यान से समझना। हमने टेस्ट केस बनाए थे, ठीक है, हमने टेस्ट केस बनाए थे। कितने टेस्ट केस बनेंगे, उसका एक आइडिया इन टेक्निक से लगता है कि हमें इन टेक्निक को ध्यान में रखना है। क्लियर? कब रखना है? जब भी हम टेस्ट केस बनाएं। क्लियर? पहली है डिसीजन टेबल टेक्निक। जैसे हमारे पास लॉगिन है, जीमेल का ओपन करें, ईमेल आईडी, पासवर्ड। अब इसमें एक ही बार में ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट टाइम पे जा रहा है। तो हर वेबसाइट के टेस्ट केस अलग अलग होते हैं, दिख रहे हैं? सिर्फ लॉगिन टेस्ट करने के लिए मुझे इसको बटन करना पड़ता है, बटन पे क्लिक, इसके टेस्ट केस अलग लिखे जाएंगे। क्लियर? इस टेक्निक से हमें पता लगता है कि कितने टेस्ट केस बनेंगे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको पहले बताया था, टू की पावर नंबर ऑफ वैल्यूज सेकंड कंडीशन। मतलब सही है गलत दो ऑप्शन है, और कितनी नंबर ऑफ वैल्यू, अभी दो टेक्स्ट बॉक्स के तो चार, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, पासवर्ड दोनों का सही है, अकाउंट पेज में जाएंगे। फॉल्स है तो क्या एरर मैसेज आना चाहिए, इनकरेक्ट पासवर्ड। फेल है तो इनकरेक्ट पासवर्ड, फेल फेल, इनकरेक्ट ईमेल। ठीक है, अगर कैप्चा भी होता तो सही गलत इंटू थ्री, टू की पावर थ्री, एट, एट टेस्ट केस बनते हैं आपके। तब इस कॉम्बिनेशन में बनाते तो एक टेबल और बनाते, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, एक और टेस्ट, एट टेस्ट केस में आप कवर करते हैं उसको विद कैप्चा। आगे बस समझ में? ठीक है, अब ये तो लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज में इजी है टेस्ट केस। सपोज साइन अप पेज पे जाएं, क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, इस पेज पे आ रहे हैं। अब इस पेज पे कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, पर हर को फिल करने की जगह बहुत सारी है। इसको फिल करने के 31 तरीके हैं, इसको फिल करने के 12 तरीके हैं, इसको फिल करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। तो क्या एक एक को चेक करेंगे? नहीं, हम दूसरी टेक्निक का यूज करेंगे। उस टेक्निक को हम बोलते हैं ऑल पेयर टेस्टिंग। पेयरिंग में करेंगे। ठीक है, ऑल पेयरिंग टेस्टिंग टेस्ट केस कैसे बनाएंगे? हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, हम कंबाइन करेंगे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड नेम एंटर कर रहा हूँ, और डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। और डेट में मैं कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर एक डेट सेलेक्ट हो रही है तो वो सारी डेट सेलेक्ट होंगी, ये मैं एजम्पशन लूंगा। यहाँ पे एक मंथ के साथ एक काम कर रहा है तो दूसरे मंथ के साथ भी करेगा, एक ईयर के साथ काम कर रहा है तो दूसरे ईयर के साथ भी करेगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं एक एक मंथ में जाकर टेस्ट करूंगा, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। सारी बात सुननी, स्टार्टिंग में पढ़ाया था प्रिंसिपल, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, कि हम सब कुछ टेस्ट नहीं कर सकते। तो मुझे इसमें सारे मंथ टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सारे ईयर टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सेलेक्ट करना और अनसेलेक्ट करना होना चाहिए, इसमें मुझे इनके साथ सेलेक्ट करना है। आ रही बात समझ में? यस सर। क्लियर? इसमें मैं डेटा फिल करूंगा, नहीं करूंगा। मतलब पेयरिंग में, कि पेयरिंग कैसे हो सकती है, पेयरिंग हम अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, अगर मैं पेयरिंग नहीं करूंगा तो बहुत सारे टेस्ट केस बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर चार टेस्ट केस भी हैं और अलग अलग टेक्निक से मैं बना रहा हूँ तो बहुत सारे टेस्ट केस बन जाएंगे, टू की पावर टेन, टू की पावर टेन बहुत ज्यादा नंबर होता है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे टेक्निक का यूज करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ये उसका एग्जाम्पल नहीं है, ये अलग एग्जाम्पल है, वो अलग सिनेरियो, ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, लिस्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन, चेक बॉक्स और रेडियो बटन। पूरे फॉर्म में जो जो ऑप्शन होंगे उनकी टेबल बनाएंगे। इसमें हम वैलिड इंटीजर रखेंगे, लिस्ट बॉक्स में जीरो कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, चेक बॉक्स को टिक करेंगे, रेडियो बटन ऑन करेंगे, फॉर्म सबमिट करके देखेंगे।
ऑल पेयर टेस्टिंग मतलब पांच छह ऑप्शन को एक साथ लेके चलेंगे, ताकि कम, क्योंकि चेक बॉक्स क्या है, या तो चेक होगा या तो अनचेक होगा। ठीक है। ड्रॉप डाउन में या तो कोई एलिमेंट होगा या तो नहीं होगा। रेडियो बटन या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। अब इनका कॉम्बिनेशन हम टेक्स्ट बॉक्स के साथ करें। ऐसा नहीं कि मैं एक बार टेक्स्ट बॉक्स लूँ, एक बार लिस्ट लूँ, एक बार ये लूँ, फिर ऑप्शन लूँ, फिर चेक बॉक्स का दूसरा आइटम देख रहा हूँ या ड्रॉप डाउन का दूसरा आइटम देख रहा हूँ। अरे बस सुनिए कि मैंने लिस्ट बॉक्स में भारत रखा, मंथ डाल दिया जनवरी, चेक किया, ऑन कर दिया, फिर भारत लिखा, मंथ डाल दिया फरवरी, तो बहुत सारे बन जाएंगे। जनवरी फरवरी नहीं करना। ठीक है। या तो मैं को सिलेक्ट करूंगा या तो नहीं करूंगा। नहीं करूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा, क्यों एरर देगा नीचे कि नॉट। ये बात समझ में आ रही है? इस टेक्निक को बोलते हैं हम ऑल पेयर टेस्टिंग। क्लियर है? अब ये थियोटिकल कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखने हैं जब आप टेस्ट केस बनाओगे नेक्स्ट टाइम से। आपको पता है टेस्ट केस जब बनाओगे तो ऐसे सोचना है कि आपको प्रोसेस बता रहा है कि क्या प्रोसेस को फॉलो करना होता है तो टेस्ट केस बनाते समय। टेस्ट केस हमारा प्रैक्टिकल है, ये थियोटिकल। नेक्स्ट है स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक। ये कहता है कि स्टेट चेंज होता है, मतलब जो डेटा है किसी भी सॉफ्टवेयर में, वो कॉन्टिन्यूस बैकएंड पे चेंज हो रहा है। पीछे जो सॉफ्टवेयर है ना, आप उसमें कुछ बटन क्लिक कर, एक में 10 आइटम्स हैं, आपने टेस्ट केस लिखा कि परचेज करना है। फर्स्ट टाइम तो परचेज हो गया, आपने पास कर दिया। दूसरे टाइम परचेज कर, 10 टाइम किया तो पास हो गया। 11वें टाइम करोगे तो परचेज तो होगा नहीं हो, तो क्या आप उसको फेल कर दोगे? क्योंकि वो 10 टाइम तक तो परचेज हो गया तो। क्या चेंज हुआ ऐसा? स्टेट चेंज हुई, डेटा चेंज हुआ। हमारी बात समझ, ये ध्यान से समझना, सब टेस्ट केस बनाते समय बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो ऑनलाइन है। ठीक है। स्टेट ट्रांजिशन मतलब कि डेटा बैकएंड पे चेंज हो रहा है। मेरे एटीएम में मैंने टेस्ट केस लिखा है कि 20,000 रुपीज है, 10 टाइम्स 10,000 विड्रॉल। टेस्ट केस में लिखा है 10,000 विड्रॉल करके देखने हैं, विड्रॉल हो गए तो टेस्ट केस पास है वरना फेल है। तो मैंने पहली बार टेस्ट केस चलाया तो पास हो गया, दूसरी बार चलाया तो पास हो गया, तीसरी बार मैं चलाऊंगा तो क्या पास करूंगा फेल करूंगा, आप बताओ? बैलेंस खत्म हो गया ना, इसीलिए नहीं हो रहा है वो। रीजन क्यों? क्योंकि बैकएंड का डेटा चेंज हो गया है। टेस्ट में कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है। तो प्री कंडीशन, तो ये सब कहा जाता है प्री कंडीशन, कि इनिशियल डेटा 20,000 होना चाहिए तब ये चलेगा। लॉगिन में आप 3 बार लॉगिन कर रहे हो, वो फेल 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 दिखा रहा है, चौथी बार में ब्लॉक कर दे रहा है। टेस्ट केस तो कह रहा है कि एरर दिखाना चाहिए, वो आप ब्लॉक रहे हो, टेस्ट केस को फेल कर दोगे नहीं। डेटा चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज। क्लियर है? तो जहां पे ऐसी कंडीशन है वहां पे आपको स्टेट के चेंज भी लिखने पड़ेंगे इन टेस्ट केस। 3 टाइम तक। ठीक है। तो ये 3 टाइम तक जब आप इसको करोगे तो 3 टाइम तक बताना चाहिए, और उसके बाद ये आपको ब्लॉक करेगा 24 आवर्स के लिए। वो टेस्ट केस भी आपका ऐड होगा। इज दिस क्लियर? ये प्री कंडीशन के अंदर मेंशन करोगे और उसका टेस्ट केस भी अलग से बनेगा। एक नॉर्मल टेस्ट केस भी लिखोगे और ये वाला टेस्ट केस भी लिखोगे। यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी ऐसी, अभी कब लिखोगे? जब रिक्वायरमेंट आएगी कि 3 बार टेस्टिंग करने के बाद ये ब्लॉक होगा। ठीक है। आगे बस समझ में, तो ये पता होना चाहिए कि आपको क्या हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टेट ट्रांजिशन। से बोलते हैं हम क्या? स्टेट ट्रांजिशन, के पीछे स्टेट चेंज हो रही है, डेटा की चेंज हो रही है इससे। ये भी आपके दिमाग में नहीं आता, थ्योरेटिकल पढ़ा है तो आपको पता होगा, अच्छा ऐसा भी होता है। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है सबको पॉइंट? ये टेक्निक्स हैं जो आपको ध्यान, अब जरूरी नहीं कि सारी टेक्निक एक ही जगह यूज हो, कहीं पे कुछ यूज होंगी, कहीं पे कुछ यूज होंगी। इज दिस क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, ये टेक्निक को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे चार्ट में बना रखा है। फर्स्ट अटेम्प्ट पे होम पेज, सेकंड अटेम्प्ट पे होम पेज, थर्ड अटेम्प्ट पे एरर पेज। ठीक है। तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि 2 बार
किसी ने अटेम्प्ट किया तो होम पेज पे, तीसरा अटेम्प्ट किया तो एरर पेज पे। नेक्स्ट है यूज केस टेक्निक। अब इसको भी ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज केस, यूज केस का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर को कौन यूज कर रहा है और यूजर का टाइप क्या है। यूजर टाइप, यूजर टाइप मतलब कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रीमियम होते हैं, कुछ होते हैं फ्री होते हैं, ठीक है। कोई आते हैं जिसका बेसिक वर्जन फ्री है। सॉफ्टवेयर का एडमिन राइट्स होते हैं। आई बात समझ में? तो बोलते हैं यूज केस। सपोज आप फ्री यूजर हो, आपके पास सिर्फ, या बेसिक वर्जन पे हो आप, तो आपके पास सिर्फ 3 मॉड्यूल का एक्सेस है। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? तो जो आप टेस्ट केस लिखोगे वो इन मॉड्यूल के हिसाब से लिखोगे। तो हर यूज केस के टेस्ट केस अलग होते हैं। एडमिन बैकएंड का आर्किटेक्चर अलग रहता है। एडमिन का पोर्टल होगा, उसके टेस्ट केस अलग बनेंगे। फ्री यूजर के टेस्ट केस अलग बनेंगे, प्रीमियम के अलग बनेंगे, पूरे पूरे टेस्ट केस ही अलग बनते हैं। किसी के पास फुल एक्सेस है, एडमिन है, सारे मॉडल। पार्शियल एक्सेस है, इसकी प्री कंडीशन अलग, पोस्ट कंडीशन अलग। तो केसेस के हिसाब से पूरे पूरे टेस्ट, अभी तो जैसे हमने सॉफ्टवेयर यूज किया उसमें एक ही केस है। तो अगर ऐसा सॉफ्टवेयर आएगा जिसमें पार्शियल यूजर भी है, फ्री यूजर भी है, कि फ्री यूजर अपना लॉगिन क्रिएट कर सकता है, ठीक है, और कुछ और चीज नहीं कर पाएगा, सर्विसेज नहीं यूज कर पाएगा। एडमिन है, कहीं से भी एक्सेस कंट्रोल कर सकता है, किसी को भी एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकता है, उसके टेस्ट केस अलग बने। ठीक है? हमारी बात समझ में? इसे क्या बोलते हैं हम यूज। अभी कौन बताएगा, ये एसआरएस में होता है, ऑलरेडी होता है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। टेस्ट केस बनाना, कितने यूज केस होंगे, कितने बनेंगे, यूज केस कौन बताएगा? एक क्लाइंट बताएगा, तो रिक्वायरमेंट में ऑलरेडी होगा, पर आपको टेस्ट केस में ऐड करना। ठीक है। प्री कंडीशन, एडमिन मस्ट बी जनरेटेड, लॉग इन एज पेड यूजर, 3 फीचर मस्ट बी प्रेजेंटेड। उसकी कंडीशंस आ जाएंगी। फ्री यूजर मस्ट बी जनरेटेड, लॉग इन एज ए यूजर, सारे फीचर आ क्लियर। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? यूज केस टेक्निक। इंटरव्यू में पूछा जाएगा, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग? डिसीजन टेबल, यूज केस, डेटा ट्रांसमिशन, ऑल पेयर टेस्टिंग। अभी आगे पढ़ेंगे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। तो ये सारी टेक्निक है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब मैनुअल टेस्टिंग आप करोगे। क्लियर है? और इनको करके करेंगे क्या? टेस्ट केस बनाएंगे। एंड गोल क्या है? टेस्ट केस बनाना, चलाना, डिफेक्ट चेक करना। क्लियर? ये क्लियर है? इतना क्लियर है?